गिलानी की आइडियोलॉजी के साथ क्या कुछ सोचो विचार हैं आपके? गिलानी साहब की आइडियोलॉजी उन्हीं के साथ दफन हो गई। नटशल में मैं आपको बोलूँगा, वन लाइनर आगे बोलूँगा। थे। अगर बात करें बुरहान वानी का वक्त जो था, जो दौर था, उसका जिम्मेदार कौन है और उन हालातों के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जिस मुल्क ने यहाँ बुरहान वानी जैसे शख्सियतों को पनपने दिया, ऑटोनॉमी मांगते थे। मैं ऑटोनॉमी वाले को तो वोट दूंगा नहीं, जो सेल्फ रूल मांग रहे थे उनको कैसे वोट दूंगा। कल तक कोई अचीवेबल नेशनहुड मांग रहा था, उसको कैसे वोट करूं। कोई प्लेबिसाइट मांग रहा था, कोई रेफरेंडम मांग रहा था। भाई मैं ऐसी तंजीमों, ऐसी जमातों को कैसे वोट कर सकता हूं, आप मुझे बताएं। फिर तो भाजपा की भी प्रॉक्सीज यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। कौन कौन? आपको मालूम है ये कोई नई बात है? नहीं, आपसे जानेंगे। आपके अपनी पार्टी है और आपके पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो आया है, मतलब इसमें छुपा क्या है? वो तो ओपनली उनके साथ प्रॉक्सीज है और हिडन प्रॉक्सीज पीडीपी है। तो किसी के कंधे पे बंदूक चलाना आपको लगता है ये सही बात है? आप एक अपने आप को इस वक्त कट्टर बीजेपी का कहते हैं, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मैंने अपनी आइडियोलॉजी बीजेपी को कब सब्सक्राइब करी है? मैंने बीजेपी को आइडियोलॉजी को कब माना है? मुझे आप बताइए, किसी जगह आपको लगा? नहीं। तो फिर आप मुझे ये क्यों? आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं, कोई टोक नहीं है। कहाँ डर है? मेरे को क्यों नहीं डर दिख रहा है? आप ही को क्यों दिखता है? आपकी अहलिया बीजेपी में है, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखो जावेद भाई, शहनाज बीजेपी में गई, मैं उस इंसान की सोच तब्दील भी हो सकती है कभी। ठीक है, आप फिर बोलो कल हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ की सोच चेंज होगी। वो कह रहा है कि मैं यहाँ की जमहूरियत को गले लगाऊंगा, तो उसको हमें गले मिलना चाहिए इतनी कत्ल-ओ-गारत करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। इस वक्त हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान हैं जुनैद मीर, जो कि जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक अच्छे खासे जो है राइटर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जुनैद मीर की बात करें तो काफ़ी तर लोग इन्हें जानते भी हैं, अच्छे से जो है बाकायदा तौर पर समझते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं कि आखिरकार जुनैद मीर है क्या और किस तरीके से जुनैद मीर की इस वक्त चर्चा बड़े पैमाने पर चल रही है। सबसे पहले जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल हमारा रहेगा कि जुनैद मीर कौन है, जो कि इस वक्त तमाम ऐसे लोग हैं जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो आपको जानते हैं, जो आम शहरी है वो सोच के परेशान हो जाता है कि हु इज़ जुनैद मीर? जुनैद मीर एक आइडियोलॉजी है जी। जुनैद मीर जो है एक भारत का आम नागरिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन रखता है, जमहूरियत पे यकीन रखने वाला है। मीर जुनैद जो है ऑटोनॉमी, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल नहीं मानता है। ये हमारी पहचान है। मीर जुनैद पाकिस्तान की दहशतगर्दी को दिन दहाड़े नकारता है। जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं, बड़े कम लोग जो है ऐसे बोलते हैं। किसी पार्टी के साथ आप वाबस्ता भी नहीं है, हालांकि आपकी अपनी ख़ुद की एक शनाख्त है। तो आपको लगता है कि इस वक्त मौजूदा हालात जिस तरीके से बने हैं बड़े ही बेहतर हैं, बहुत सही चल रहे हैं हालात? हालात बहुत बेहतर है, हालात बहुत अफजल है। और जहां आप पहले देखते थे कि हड़ताल यहाँ पे एक आम मामूल था, आजकल आपको हड़ताल देखने को नहीं मिलते हैं, पत्थरबाजी देखने को नहीं मिलती हैं। हमारे बच्चे स्कूल अब कॉन्टिन्यूसली 310-320 दिन स्कूल जाते हैं, कॉलेज खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, तिजारत बिल्कुल अच्छे पैमाने पे चल रहा है, हमारी दुकानें, ट्रांसपोर्ट नॉर्मल सी है चारों ओर। आप नॉर्मल सी कहते हैं, आपको लगता है कि जिस वक्त
जिस तरीके से यूथ इस वक्त कहीं ना कहीं मुख्तलिफ परेशानियों से जूझ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पीक पर जा रही है, काफ़ी तरह ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त ड्रग्स में मुब्तला हो गए, तो इसको आप नॉर्मलसी से देखेंगे? देखिए, नॉर्मलसी और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। किस तरीके से? नॉर्मलसी मेरे तरफ से नॉर्मलसी है कि यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान दहशतगर्दी करता था, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो यहाँ पे तंजीमें थी जी, वो अपना एक्टिविज्म चला रही थी, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। और जिस तरीके से हमारे नौजवान करीबन हर साल 70-80 नौजवान शहीद होते थे, अब वो ट्रेंड रुक गया है, ग्लोरिफिकेशन रुक गई है। मेरे लिए नॉर्मलसी वो है। अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट को आप नॉर्मलसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट, मैं आपको भी कह सकता हूं कि आप अनएम्प्लॉयड हो, इसका ऐसा मतलब नहीं है ना कि आप बोलोगे मैं अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हूं क्योंकि नॉर्मलसी नहीं है। भाई, आपको खुद अपनी मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, दिन में कैमरा लेके निकलना है, इंटरव्यू करना है, तब जाके आप अपना रोजगार बना सकते हैं, कमा सकते हैं। सो नॉर्मलसी को आप कंपेयर इसके साथ मत करें। जुनैद साहब, आपसे ये भी जानेंगे, आप कहते हैं कि हम नोटा को वोट देंगे, वजूहात क्या है? नोटा को इसलिए वोट देंगे क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, हमने हमेशा इनके खिलाफ बोला है और हम आज भी अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड है। ये सब अली बाबा 40 चोरों की जमात है, बीजेपी के साथ। और कल तक ये लोग ऑटोनॉमी मांगते थे। मैं ऑटोनॉमी वाले को तो वोट दूंगा नहीं। जो सेल्फ रूल मांग रहे थे उनको कैसे वोट दूंगा? कल तक कोई अचीवेबल नेशनहुड मांग रहा था, उसको कैसे वोट करूं? कोई प्लेबिसाइट मांग रहा था, कोई रेफरेंडम मांग रहा था। भाई, मैं ऐसी तंजीमों, ऐसी जमातों को कैसे वोट कर सकता हूं? आप मुझे बताएं। नोटा को। क्यों? बिकॉज आई विल एक्सरसाइज माई डेमोक्रेटिक राइट, एंड while exercising my democratic right, I will register my grievance with the government of India, with the Union of India, that you should not sell us old wine in new bottles. हमें यहाँ पे आप यूथ को एम्पावर करिए, यूथ को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दीजिए। वही इस जगह का मुस्तकबिल है, वही इस जगह का जो है कि आने वाला कल संवार सकता है, बना सकता है। बीजेपी को वोट देंगे अगर बीजेपी आती है? देखो, अगर बीजेपी खुद अपना कैंडिडेट खड़ा करती या कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करती, मैं दोनों में से एक जमात को चुनता। कांग्रेस तो अलायंस में है, कांग्रेस तो कर देखो, प्रॉक्सीज को तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना। फिर तो भाजपा की भी प्रॉक्सीज यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। कौन कौन? आपको मालूम है? ये कोई नई बात है? नहीं, आपसे जानेंगे। आपके अपनी पार्टी है, और आपके पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो आया है, मतलब इसमें छुपा क्या है? वो तो ओपनली उनके साथ प्रॉक्सीज है, और हिडन प्रॉक्सीज पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सब मिली भगत है मेरे भाई। तो किसी के कंधे पे बंदूक चलाना आपको लगता है ये सही बात है? आप एक अपने आप को इस वक्त कट्टर बीजेपी का कहते हैं, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मैंने अपनी आइडियोलॉजी बीजेपी को कब सब्सक्राइब करी है? मैंने बीजेपी को आइडियोलॉजी को कब माना है? मुझे आप बताइए, किसी जगह आपको लगा? नहीं। तो फिर आप मुझे ये क्यों आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी होती तो मैं सिर्फ बीजेपी और या कांग्रेस को वोट करता। मैं बीजेपी को इसलिए वोट देता क्योंकि बीजेपी ने यहाँ एक हिस्टोरिक डिसीजन ले लिया, 370-35 को खत्म किया। ये जो एक इल्यूजन था, ये जो एक फरेब था, आप एक कश्मीरी होके इस तरीके से जिससे यहाँ हमारे नौजवानों की कत्लो-गारत हो रही थी, उस झूठ, फरेब और इल्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया, और यहाँ के लोगों को एक दिशा दी कि भाई ये 370-35 से कुछ नहीं है, ये एक ड्रामा था, ये ड्रामा खत्म किया। और
जब आप ये कह रहे हैं कि आप एक कश्मीरी होने के नाते ये बात कह रहे जी। हैं, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली नल एंड वाइड करार दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें एक रॉबस्ट एफर्मेशन दी, एक रॉबस्ट कंफर्मेशन दी कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को लेके। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को खत्म कर रहा है, नल एंड वाइड करार दे रहा है। भाई आप और मैं कौन होते हैं? और ये आपके चैनल के जरिए में तमाम कश्मीरी भाइयों बहनों, जितने भी हमारे यहाँ लोग बुजुर्ग सुन रहे होंगे, जी। उनको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि भाई 370-35 से कुछ था ही नहीं। 370-35 से तब खत्म हुआ जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टेरियलशिप एक्सेप्ट करी ओवर प्राइम मिनिस्टेरियलशिप। इस आर्टिकल का खात्मा तब हुआ जब यही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दिल्ली जाके मैडम इंदिरा गांधी जी के साथ एकॉर्ड किए। फिर 45 तरमीमें हुई जो आपको और मुझे मालूम नहीं है, ना किसी आम शहरी को मालूम है। फिर लैंड ग्रांट बिल लाया गया, फिर उसके बाद जो है लैंड ग्रांट बिल के बाद जीएसटी लाया गया। तो दैट मीन्स ये आर्टिकल जो है करीबन 90% हमारे खुद के यहाँ के हुक्मरानों ने ख़त्म किया था। भाजपा ने सिर्फ इस चीज़ का जो है कि 10% का क्रेडिट ले लिया। That's it. जी, 370 और 35 से अगर कुछ नहीं है तो लोग अभी भी परेशान क्यों हैं? लोग अभी भी 370 और 35A के बारे में सोचकर खामोशी क्यों जता रहे हैं? डरते क्यों हैं? कौन डर रहा है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो 370 और 35A पर नहीं भाई बोलना मुझे चाहते। कहीं देखो जावेद साहब, मुझे कहीं डर नजर नहीं आ रहा है। डर नजर आता तो ये जो अभी पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, जी। ये हमें देखने को नहीं मिलती। आप ओपनली बात कर रहे हैं, बेझिझक बात कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। कहाँ डर है? मेरे को क्यों नहीं डर दिख रहा है? आप ही को क्यों दिखता है? लोग तो खामोश हैं। खामोश कहाँ है? आप देखो ना, अभी वोटिंग होगी, लोग अपना वर्डिक्ट देंगे। खामोश नहीं है लोग, बिल्कुल जो उनके दिल में है, दिमाग में है, उस चीज का वर्डिक्ट आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। अच्छा, सब्र रखें। अच्छा, माजी में जिस तरीके से हालात बने थे, अगर बात करें बुरहान वानी का वक्त जो था, जो दौर था, उसका जिम्मेदार कौन है और उन हालातों के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जिस मुल्क ने यहाँ बुरहान वानी जैसे शख्सियतों को पनपने दिया, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक टाइम ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट करी, हालात खराब करने की कोशिश करी, आज वो अपने मुल्क में उन्हीं चीज़ों का अंजाम भुगत रहे हैं। और बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की और किसकी? चाइना की तो बात नहीं कर रहा हूं ना। तबाही का जिम्मेदार अगर कोई है, कौन है? पाकिस्तान ही तो है। दहशतगर्दी तो वही कर रहे हैं। गिलानी की आइडियोलॉजी के साथ क्या कुछ सोच विचार हैं आपके? गिलानी साहब की आइडियोलॉजी उन्हीं के साथ दफन हो गई। नटशल में मैं आपको बोलूंगा, वन लाइनर। आगे बोलो। अच्छा, जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं अब परेशान हो गए कि किस पार्टी पे भरोसा किया जाए, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि लोगों को नोटा को वोट देना चाहिए। नोटा ऑप्शन है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखा है। अच्छा। ये हमारा जमहूरी हक है। अगर जमहूरी हक नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटा का ऑप्शन ही क्यों रखती? आपने जिनको वोट डाला? अली बाबा 40 चोरों की जमात पसंद नहीं है, जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, वो नोटा को वोट दे ये सकते अली हैं। बाबा 40 चोर आप क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? इससे आपकी मुराद क्या है? अली बाबा 40 चोरों की जमात में आपको बताता हूं क्यों। एफआईआरस देखिए, करप्शन देखिए, आप देखिए पॉलिटिकल बैगेज देखिए, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, इनका हिस्ट्री आप देखें, अपने टेन्यूअर में इन्होंने क्या क्या किया। मैं इनका ये हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड पूरा अंडरस्टैंड एनालाइज करके इनको अली बाबा 40 चोर बता रहा हूं। और है भी वाकई में, आई विल प्रूव कि ये अली बाबा 40 चोर है।
आगे बोलो। कश्मीरियों को जिस तरीके से तबाह किया, नेस्तो नाबूद किया, बहुत ही ज़्यादा पीछे किया, कौन जिम्मेदार है इसका? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। किस तरीके से? आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस हुकूमत में लोगों से आंखों की बीनाई छीनी गई, आंखों की रोशनी छीनी गई? कब सबसे ज़्यादा पीएसए लगे? कब सबसे ज़्यादा कत्ल-गारत हुई? किसने यहाँ पे इलेक्शन रिगिंग करी? ड्रैकोनियन लॉज किसने यहाँ पे लाए? जिन लोगों को पार्लियामेंट में हमने बात करने के लिए भेजा, 5 साल 10 साल उनको सांप वहां पे सूंघ गया। आज यही लोग फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने निकले हैं कि आप हमें वोट दो, हमें पार्लियामेंट में भेजो, हम जी वहाँ पे कुछ नया करतब करके दिखाएंगे। भाई आज तक तुम्हें ही पार्लियामेंट में भेजा, बड़ी बार मौका दिया पार्लियामेंट में जाने के लिए, कब कश्मीरियों के लिए बात करी आपने? ये कश्मीरियों को बेगुनाह, बेकसूर, इनोसेंट कश्मीरियों को ये सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। मीर जुनैद को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है, और मीर जुनैद आखिरकार गवर्नमेंट की गुड बुक्स में क्यों आते हैं? आप किस चीज़ को प्रोटोकॉल बोलते हैं? मतलब मेरे को कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जो आपको नहीं मिला? आम शहरी होने के नाते बताओ। आम शहरियों का सवाल है कि आखिरकार मीर जुनैद जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, कई सारी कंट्रीज़ घूमते हैं, कई सारी सिक्योरिटी गार्ड साथ लिए चलते हैं, और इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल किस लिए मिलता है? उसकी बात पर कैसे तरजीह इतनी दी जाती है? क्योंकि आईएसआई मेरे खून का प्यासा है। अच्छा, पाकिस्तान मेरे खून का प्यासा है। मैं तो कह रहा हूँ हम उनकी दहशतगर्दी को नकारते हैं, जिस तरीके से मैं उनकी दहशतगर्दी को नकारता हूँ। आप पे कोई हमला वगैरह? बात सुनो मेरे भाई, जिस तरीके से मैं उनकी दहशतगर्दी को नकारता हूँ, आप भी हिम्मत करके ज़रा नकारिए, मैं आपको इनाम दूंगा। भाई कोई तो है JNK में जो दिन दहाड़े उनकी दहशतगर्दी को नकारता है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाके, यूनाइटेड नेशंस में जाके उनकी दहशतगर्दी का उनको आईना दिखाता है। मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूं ना। मर कौन रहा है? यहां का आम आदमी। बंदूक की डर पे, बंदूक की नोक से उन्होंने यहां पे पूरी JNK को मतलब चोक किया हुआ है। कल सरपंच का देखिए, क्या कसूर था इस सरपंच का? उसका एक इंटरव्यू भी बड़े पैमाने पर वायरल। क्या कसूर था उस सरपंच का? क्या क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? यही कि उसने बात रखी थी, यही कि उसने हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को सराहा था, उसके हक में बात करी थी, बस यही उसका कसूर था। उसको गोली खानी पड़ी। आप देखो कितने कायर लोग हैं ये, कितने बेशर्म लोग हैं। आज उस सरपंच को मारा, कल को आपकी बारी आएगी, उसके बाद मेरी, फिर और किसी की। ये सिलसिला कब तक चलेगा? किसी को तो आवाज उठानी है ना, किसी को तो बोलना है ना। और मैं यही बात पिछले 15 साल से बोल रहा हूं, हर दिन 15 साल में आप पे कोई आफत आई? बड़ी आफतें आई भाई, क्या बोल रहे? मैं तो 6 महीना कोमा में था। मेरे ऊपर कितने अटैक्स है, ये आपको कोई बोल नहीं रहा है। हद है कि हमें खुद से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहां पे कोई अपने मुल्क की बात रखता है, उस पे कोई आफत आती है, अफसोस है कि उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मेहरबानी करके आप उनको अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेस दिया करें। नहीं, हम तो हमेशा आप जी। जो स्टोरी है दोनों तरफ की सुना करें, वही एक अच्छा जर्नलिज्म है। जैसे आप आज मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, आप किसी और की भी स्टोरी सुने और देखें कि किसमें कितनी जेन्युइननेस है, कौन कितना सच कह रहा है। आपको क्या लगता है कब तक ये खून खराबा चलेगा? कब तक किसी तरीके से जो है
घुट के जीना पड़ेगा? कब तक इसी तरीके से जो है, जो हिंदुस्तान के हक की बात करता है, जो जमहूरियत की बात करता है, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं बंद होकर रहेगा? ये तो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है ना, क्योंकि जो भी जमहूरी निज़ाम में यहाँ यकीन रखने वाला कोई भी शहरी हो, उनको उस आदमी को मौत के घाट उतारना है। अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन बनता है? कि जो उनकी इन दहशतगर्दाना हरकतों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ग्लोबल कम्युनिटी को बताए कि जनाब ये ऐसी हरकतें कश्मीर में कर रहे हैं, इनको ज़रा समझाए खुदा के लिए कि 40 साल हमने बहुत जुल्म सितम सहे, हमें खुदारा अमन से रहने दो, चैन सुकून से रहने दो, बहुत हो गया ये खून खराबा, कितना और। मतलब आप देखो यार, दुनिया कहाँ पहुंची है और हम अभी भी इन मुसीबतों से जूझ रहे हैं। कुछ लीडर्स ये भी कहते हैं कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, जमहूरियत अब कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। देखो ये यार ऐसी बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जमहूरियत तब भी जिंदा थी, जमहूरियत अब भी जिंदाबाद है। यही लोग जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं, जमहूरियत को बदनाम यही लोग कर रहे हैं। जमहूरियत का गला, ये जो कह रहे हैं गला घोटा जा रहा है, वो है, ये है, फिर चुनाव कैसे ये लोग लड़ पा रहे हैं? इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे कर पा रहे हैं? लोगों के बीचों बीच कैसे जा रहे हैं? अपनी बात कैसे रख पा रहे हैं? गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कैसे कर पा रहे हैं? हुकूमत हिंद को मतलब ये हर रोज ललकारते हैं। इनको तो जमहूरी निज़ाम ही यहाँ का इजाज़त दे रहा है ना, तो जमहूरियत जिंदा है ना, फ्लोरिश हो रही है ना। जमहूरियत जिंदा नहीं होती, आपके यहाँ 3 टायर इलेक्शंस कभी होते ही नहीं। पीएचडी एक वक्त में यूनिटी दिखा रही थी, एकजुट हो रहे थे, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो वो भी एक फरेब था, वो भी एक कश्मीरियों को एक धोखा बेचा गया कि पीएचडी कश्मीरियों का कुछ भला करेगी। और आप देखो अभी किसी को कोई क्या सीट नहीं दी गई, सीट शेयरिंग की बात आई तो उन्होंने अलायंस ही तोड़ दिया। तब इनको कश्मीरी का दुख दर्द नहीं दिखता है, तब इनको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखती है, तब इनको सिर्फ अपना घर दिखता है, तब इनको कश्मीरी का जुल्म सितम नहीं दिखता है। तब इनके पास सिर्फ एक ही नारा है, अल नफ्सी अल नफ्सी। और वही हुआ। ये लोग कल तक कह रहे थे कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370-35 से वापस नहीं आएगा। आज देखो कतारों में कैसे ये दौड़ रहे हैं। इनसे कोई पूछे ना, कल तक आप एक बयान दे रहे थे जी, रातों रात ये स्टैंड कैसे चेंज हो गया? अब कोई जी, एक साहिबा कह रही थी कि जब तक ना 370-35 से वापस आएगा हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, यहां हिंदुस्तान का झंडा ही कोई नहीं उठाएगा। जी, हुआ ये कि पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा में जेएंडके पहले नंबर पे आया। अब सोचो वो क्या सोच रहे हैं और ग्राउंड में हो क्या रहा है। कश्मीरी को सोचना पड़ेगा यार, यूथ को समझना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा। आपकी अहलिया बीजेपी में है, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखो जावेद भाई, शहनाज बीजेपी में गई, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि शहनाज पहाड़ी हैं, पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनकी 40 साल से एक डिमांड रही कि हमें पहाड़ी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। हर किसी सियासी जमात ने इसमें टाल मटोल किया, आज कल पर तरसों, बट भाजपा ने अगर इनकी 40 साल पुरानी डिमांड जो है पूरी करी और इन्होंने हार्टली रेसिप्रोकेट किया
भाजपा ज्वाइन करके, तो मुझे बताइए गलत क्या है? आप करेंगे ज्वाइन बीजेपी? मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूं ना, मेरा तो आइडियोलॉजिकल सब्सक्रिप्शन बीजेपी को लेके है नहीं। हाँ, पर जब सेंटर में कोई सरकार आएगी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और हो, हमारा सपोर्ट हमेशा सेंटर डिस्पेंसेशन में सेंटर की गवर्नमेंट को रहेगा, कोई भी हो, ये चाहे आरएसएस, जनसंघ, अच्छा, या वीएचपी क्यों ना हो, कल हमारा सपोर्ट सेंटर में जो आएगा, हमारा सपोर्ट हमेशा उन्हीं को रहेगा। हमारी यारी दोस्ती हमेशा सेंटर के साथ बहुत अच्छी होगी। इंजीनियर रशीद का इस वक्त बड़ी चर्चा चल रही है, और जिस तरीके से वो खुद तो जेल में हैं, मगर उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, एक वलवला नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छी बात है कि वो लोग ट्रैक्शन गेन किए इतने कम टाइम में, और आप ही की बात का मैं जवाब दूंगा कि आप देखो कि डेमोक्रेसी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कायम दायम है। कोई जेल में है, उनका बेटा अपने वालिद मोहतरम के लिए कैंपेन कर रहा है, उसको हर एक सुविधा दी जा रही है, इजाज़त दी जा रही है, कैंपेन कर रहे हैं, मोबिलाइज लोगों को कर रहे हैं। अच्छी बात है ना? तो आपकी बात का मैं आप ही के सवाल से जवाब दे रहा हूं कि अगर जमहूरियत जिंदा नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल था? अब वो जेल में क्यों है वो अलग बात है, बट हम यहाँ जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जवान जेल में है। देखो, वो यहाँ की जुडिशरी को डिसाइड करना है। अगर कोई बेगुनाह जेल में है, आप मेरे सामने लाइए, मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि ये बेगुनाह आदमी जेल में है, हम उसके खिलाफ जो है लड़ेंगे, उसके हक के लिए लड़ेंगे, उसकी रिहाई के लिए लड़ेंगे। बट अगर कोई किसी जुर्म में जेल गया हुआ है, क्राइम किया हुआ है, टेररिज्म में जेल है, किसी और नार्को टेररिज्म में जेल में है, कंट्री को लेके उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज हैच करी हो, उस इल्जाम में जेल में है, पत्थरबाजी में जेल में है, भाई आपके कैमरा के सामने ये भी कहूंगा जी, हम उन लोगों को छुड़ाने का काम नहीं करेंगे। वो जहां है वो बहुत अच्छे से है, उनको उधर ही, उनकी जगह ही वही है। पत्थरबाजी आपने कहा, जो पत्थर मारते थे आज भी उनकी सोच तो वो नहीं हो सकती, उनको गले भी लगाया जा सकता है। देखो मेरे भाई, एमनेस्टी दी गई ना एक बार, 10 की 12,000 लोगों को छोड़ा गया ना, उसके बाद भी आपने इधर हालात ख़राब देखे, उसके बाद भी आपने फिर उस टाइम पत्थरबाजी देखी, आपने बिल्डिंगें जलते हुए देखी। बट ये है कि वहाँ पे प्रॉपर पैरामीटर्स है, वहाँ पे एक प्रोसीजर है। अगर किसी में बिहेवियरल चेंज देखने को मिलती है, बाकायदा उसको बेल मिलती है, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। बट ये कि कोई कत्ल के जुर्म में बंद है, कोई नशे के जुर्म में बंद है, भाई उसको कैसे, मतलब उसके लिए हम क्या आवाज उठाएंगे कि इसको छोड़ो? तो देन यू बिकम हिज अकॉम्प्लिस, आप तो शरीक के जुर्म कर रहे हो फिर। नहीं, एक ये इंसान की सोच तब्दील भी हो सकती है कभी। ठीक है, आप फिर बोलो कल हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ की सोच चेंज होगी, वो कह रहा है कि मैं यहाँ की जमहूरियत को गले लगाऊंगा, तो उसको हमें गले मिलना चाहिए इतनी कल्पलुगारत करके। मतलब ऐसी चेंज आप कह रहे हैं? ये पत्थरबाज एक वक्त में जो थे वो आज बड़े बड़े ओहदों पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइज हैं, वो सुधर गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर बन गए हाँ हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है ना, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए, उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उनकी आप स्टोरीज करिए, बिल्कुल दुनिया के सामने लाइए, ताकि वो अपनी कहानी दुनिया के सामने रखें और बाकी लोगों को इंस्पायर करें, तो बड़ी अच्छी बात है।
खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मीर जुनैद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हमने मुनासिब समझा कि इनसे भी जाना जाए, पूछा जाए कि किस तरीके से ये जो है मौजूदा हालात को देखते हैं, किस तरीके से नज़रोसानी करते हैं और क्या कुछ आखिरकार कहते हैं। फ़िलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।